Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another video lecture on the topic of land adaptations of fungi. हमने सरगुदा बुक के चैप्टर 8 को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने फंजाई के हवाले से काफ़ी डिस्कशन की कि उसकी जो टेक्सोनोमिक पोजीशन है वो किस तरह से है, या उसको किंगडम का स्टेटस कैसे मिला। फिर हमने बॉडी फॉर्म डिस्कस किए, दैन न्यूट्रिशन की टाइप्स। उसके बाद इनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्लासेस, लाइफ साइकिल एंड एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट शॉर्ट नो क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज जो है डिस्कस किए। आज हमने जो डिस्कस करना है वो लैंड एडेप्टेशंस के हवाले से है, और फिर साथ ही हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी देखेंगे कि इन एडेप्टेशंस के चलते फंजाई के अंदर क्या इम्पोर्टेंट जो है इकोलॉजिकल चेंजेस हैं, या कौन सी ऐसी इकोलॉजिकल रोल है फंजाई का हमारी लाइफ के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। लैंड एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई। अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई ज़्यादातर मॉइस्ट हैबिटाट्स के अंदर रहते हैं। ये आपको ऑर्गेनिक मैटर में, यानी ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। बिकॉज़ हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया था लेक्चर 2 के अंदर कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। सो मोस्ट हैबिटाट हो और ऑर्गेनिक मैटर हो तो क्या ही बात है, फंजाई वहाँ पे रिच क्वांटिटी में मौजूद होंगे। इनको सक्सेसफुल लैंड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है क्योंकि इनके बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर्म्स और रिप्रोडक्शन मोड और कुछ इंपॉर्टेंट टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इनको एडेप्टेशंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अगर इनमें सबसे पहला पॉइंट हम देखें तो हम कहते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी। अब जो एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी है, ये हमारा पॉइंट 1 है। इसमें हम कहते हैं कि जो हाइफी होती है सबस्ट्रेट के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है और इनॉर्मसली इंक्रीज़, यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है अपने कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया के साथ। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये लैंड था, ठीक है, और ये उसके ऊपर जो है फंजाई ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो कुछ हाइफी जो है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगी, फिर यहाँ से पेनिट्रेट करेगी तो आगे की तरफ इस तरह से, ठीक है, फैलती चली जाएगी। यानी सॉइल के अंदर भी वो चीज़ जो है सरफेस एरिया बढ़ाती चली जाएगी, कॉन्टैक्ट बढ़ाती चली जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो साइटोप्लाज्मिक फ़्लो होता है थ्रू आउट द हाइफी, नंबर 2 पॉइंट साइटोप्लाज्मिक फ़्लो, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट में साइटोप्लाज्मिक फ़्लो में हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक फ़्लो था उसमें हमने ये बात डिस्कस करनी है कि ये जो हाइफी होती है थ्रू आउट द बॉडी ये रिस्पॉन्सिबल है कि रैपिड ग्रोथ भी हो और स्प्रेड भी हो। अब साइटोप्लाज्मिक फ़्लो में कैसे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक हाइफी है, ठीक है, ये सेप्टा इसके अंदर मौजूद है, ये न्यूक्लियस मौजूद है। अब हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सेप्टा के अंदर भी एक छोटा सा जो है होल होता है ताकि जितना भी न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो आसानी से जो है इस रीजन में से गुजर के यहाँ से और पूरी हाइफी में या इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन मूवमेंट करे, यानी बड़ी आसानी से जो न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। सो साइटोप्लाज्मिक फ़्लो जो है थ्रू आउट द हाइफी ये इस तरह से मूव करता है और रैपिड ग्रोथ और स्प्रेड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, सो थर्ड पॉइंट में हमारे पास है कि जो काइटिन होती है इनकी वॉल के अंदर वो इतनी थिक होती है कि इसने थिक एंड हाइफल वॉल बनाई होती है। ये डिके टू रेजिस्टेंट, यानी ये डिके के लिए काफ़ी रेजिस्टेंस शो करती है एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज और लिग्निन। और हमने इनकी सेल वॉल को जब डिस्कस किया था तो तब भी मैंने आपको बताया था कि लिग्निन और सेलुलोज ये तो डिकम्पोज हो सकते हैं, लेकिन जो काइटिन होती है ये इतनी टफ और इतना हार्ड स्ट्रक्चर है, इतना थिक स्ट्रक्चर होता है कि ये कभी भी डिकम्पोज़ नहीं हो सकता। और यही वजह है कि फंजाई हमारे पास प्रिंसिपल डिकम्पोज़र हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये कभी भी डिजनरेट नहीं करता या डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। सो इवन कि हम कहते हैं कि लिग्निन भी ब्रेक डाउन कर जाता है जो कि हार्ड है, लेकिन फिर भी फंजाई जो है ये ईजिली सर्वाइव करती है क्योंकि इसमें काइटिन है जो इन सारी चीज़ों से रेजिस्टेंस शो करता है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पॉइंट नंबर 1 एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी, पॉइंट नंबर 2 साइटोप्लाज्मिक फ्लो, पॉइंट नंबर 3 काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं तो इनके अंदर हम ये बात करते हैं कि क्योंकि ये सेप्रोब्स हैं, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, तो मॉडिफाइड हाइफी के साथ एक स्ट्रक्चर जिसको हम राइजॉइड कहते हैं जो फंगस को सबस्ट्रेट के अंदर एंकर करता है। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो फंगस इस तरह से ग्रो कर रहा था, ठीक है। अब फंगस ग्रो कर रहा है तो यहाँ इस तरह से जो बिल्कुल रूट की तरह की एक्सटेंशंस बनेंगी और वो बिल्कुल इस तरह से ब्रांचिंग कर लेगा और सारे सिस्टम को फैला देगा। तो इस सारे सिस्टम को हम नाम दे रहे थे राइजॉइड का, ठीक है। इसको हमने नाम दिया है कि ये कौन सा सिस्टम है,
ये राइजॉइड का सिस्टम है जो कि इसकी एक्सटेंशन को बढ़ाता है। फिर उसके बाद हमने ये कहा है कि इनके अंदर लैक ऑफ फ्लैजिलेटेड सेट। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास पॉइंट नंबर 4 तो होगा राइजॉइड। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास जो है वो क्या चीज़ होगी, दैट इज़ अबाउट फ्लैजिलेटेड सेल्स। कि अगर आप इनकी बात करते हैं तो फंजाई के अंदर लैक ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल होता है, यानी इनमें एब्सेंट हैं। इसके अलावा नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं। कोनिडिया काफ़ी एफिशिएंट होती हैं, तो वो किस तरह से विंड के थ्रू डिस्पर्स होते हैं, या थिक वाल्ड ज़ाइगोट बनता है, या रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स उनके अंदर बनते हैं। हाईफी मॉडिफाइड होते हैं कुछ इस तरह से कि ये एनेबल करते हैं उनको कि ये इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल वाटर, यानी ये एक्सटर्नल वाटर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये अपने हाईफी की मदद से ही स्प्रेड करवा लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गए 5 पॉइंट। फिर नंबर 6 पॉइंट हमारा क्या है, टॉलरेंस। कि अगर हम फंजाई की बात करते हैं, नंबर 6 पॉइंट टॉलरेंस। के फंजाई जो होता है ये बहुत टॉलरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया भी हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग के अंदर डैमेज हो जाता है, लेकिन फंजाई आसानी से ग्रो कर लेते हैं। इसके अलावा फंजाई टेम्परेचर एक्सट्रीम -5 डिग्री और इससे भी कम जो टेम्परेचर होता है वो भी आसानी से, यानी -2 -3 -1, ये भी आराम से सर्वाइव कर लेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 50 डिग्री और इससे भी ज़्यादा अप टू 95 डिग्री तक आसानी से जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि बेसिकली ये जो पेनिसिलियम होता है ये किस तरह से आसानी से जो है ये ग्रो कर लेता है ऑरेंज पील्स के ऊपर, यानी ऑरेंज के ऊपर, ऑरेंज के अंदर जो कि रेफ्रिजरेटर में रखे पड़े होते हैं, और वहाँ पे आसानी से ग्रो कर लेते हैं। इवन के वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं ये ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन फंजाई ईज़िली ग्रो कर लेता है। तो यहाँ पे हमने 6 पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के ऊपर, लेकिन पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लैंड एडेप्टेशन से आपको कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, गिव 4 लैंड एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 6 डिस्कस की हैं, आपने यहाँ पे कोई सी भी 4 लिखनी है। गिव 4 एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई। मैं आपके लिए जो इस टॉपिक की हेडिंग्स बनेगी वो एक बार रिवाइज कर देती हूँ। नंबर 1 हैबिटाट, नंबर 2 टेम्परेचर एंड पीएच, नंबर 3 हाइफी एंड साइटोप्लाज्म, या आप कह सकते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोइंग हाइफी, नंबर 4 काइटिन, नंबर 5 राइजॉइड, नंबर 6 हमने रिप्रोडक्शन के सिस्टम की बात की है, नो नीड ऑफ वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। और इसके अलावा हम कहते हैं कि नंबर 7 पे आप करेंगे रिजर्व फूड, नंबर 8 पे आप करते हैं टॉलरेंस इन हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन, या आप ओवरऑल टॉलरेंस भी कर देते हैं। तो ये आपके पॉइंट जो है 8 टू 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। लेकिन यहाँ पे आपने कितने मेंशन करने हैं, गिव 4 लैंड एडेप्टेशन, जैसे आपने कोई से भी 4 लिखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि सम टाइम्स जो होता है ये आपको 3 या 4 मार्क्स का आ सकता है किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के एज अ पार्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बनता है, इसी लास्ट पैराग्राफ अगर हम पेनिसिलियम वाला देख लें यहाँ से, वाई ग्रीन मोल्ड्स अपीयर वाई ग्रीन मोल्ड्स मोर लाइकली टू कॉन्टेमिनेट द ऑरेंज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, वाई ग्रीन मोल्ड मोर लाइकली टू कंटामिनेट एन ऑरेंज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर देन बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ से आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर लेंगे कि क्यों ऐसा होता है। इस वजह से क्योंकि जो पेनिसिलियम होता है इसी को हम ग्रीन मोल्ड कहते हैं, और ये इजीली जो है रेफ्रिजरेटर के ऑरेंजेस को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि एक तो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन को भी आराम से सर्वाइव कर लेता है, और -5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम का टेम्परेचर भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे इजीली ग्रो करता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई, जिसमें हमने 2 चीज़ें बेसिकली डिस्कस करनी है, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बट यहाँ पे जो एडेप्टेशंस की वजह से है वो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, सो दैट्स वाई हम इसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, देखें एक बात हमेशा याद रखिएगा, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज़म जब इन्वायरमेंट के अंदर, यानी ये जो उसका इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पे उसका क्या रोल है, वो किस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करता है, इसको हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कहते हैं कि उसका क्या फ़ायदा नुकसान है इन्वायरमेंट को। ठीक है, सो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस में सबसे पहली बात ये कि इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पोजर्स हैं और सिम्बियोंट्स हैं। डिकम्पोजर्स हैं तो हर तरह का हम कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है सेप्रोबिक बैक्टीरिया के साथ मिलकर ये उसको रिसाइकल करते हैं और इकोसिस्टम को वो चीज़ रिटर्न कर देती हैं।
अगर ये एक्टिविटी नहीं होगी तो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो तो लॉक्ड अप हो जाएंगे माउंट्स यानी डेड बॉडीज़। माउंट कहते हैं डेड बॉडी को। डेड बॉडी ऑफ प्लांट या एनिमल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रहेंगे, तो इससे तो लाइफ जो है वो तो बिल्कुल वहीं पे सीज़ कर जाएगी, स्टॉप कर जाएगी। ठीक है। इसके अलावा सिम्बियोसिस में हम कहते हैं कि जो माइकोराइजल फंजाई होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की जो है ग्रोथ के लिए, क्योंकि 95% प्लांट ये एसोसिएशन कर रहे होते हैं। बेसिकली अगर हमने कहा है कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट यानी सॉइल है और इसके नीचे उसका जो है इस तरह से रूट का सारा जो सिस्टम है वो एक्सटेंसिवली ग्रो करते हैं। लेट्स से कि हम कह देते हैं कि यहाँ पे जो है, ठीक है, माइकोराइज़ा की एसोसिएशन है और यहाँ पे माइकोराइज़ा की एसोसिएशन है, यहाँ पे रूट्स के अंदर जो है वो माइकोराइज़ा की एसोसिएशन है। तो इससे क्या होगा कि उसको प्लांट को आसानी से नाइट्रोजन मिल जाएगी, वो आसानी से ग्रो कर लेगा और प्लांट अपना एक्स्ट्रा मटेरियल जो पहले सॉइल में वैसे ही वेस्ट कर रहा था अब वो इस बैक्टीरिया को दे देगा, तो बैक्टीरिया भी सर्वाइव कर लेगा। यानी दोनों सिम्बियोसिस कर रहे हैं। प्लांट उसको फिलोएम जूस में से शुगर ड्रॉपलेट्स दे रहा है ताकि वो सर्वाइव कर सके, ग्रो कर सके, और बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन दे रहा है। ठीक है जी। इसके अलावा हम कहते हैं कि लाइकेन की फॉर्म में भी ये ग्रो करते हैं, चाहे कोई बेयर रॉक हो। बेयर रॉक कहते हैं कि हम कोई भी एक सादा सी जो रॉक होती है या पत्थर होता है, चट्टानें, उनके ऊपर। और इसके अलावा जो है ना ये एक और हम कहते हैं कि अगर ऐसा लाइकेन जो ग्रो कर रहे होते हैं रॉक के ऊपर, अगर वो ब्रेक कर देते हैं यानी वो किसी तरीके टूट जाते हैं, उन पर कोई स्ट्रेस पड़ता है, वो बिखर जाते हैं लाइकन, उसका स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाता है, तो फिर उसके बाद एक नई स्टेज शुरू करता है, क्योंकि इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हो जाती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि कैसे एरिया में लाइकन ग्रो करते हैं जहाँ पे पहले कोई सॉइल ऐसी अडेप्टेशन शो नहीं कर रही थी जिस पे लाइफ सर्वाइव कर सके, यानी यहाँ पे पहले कोई प्लांट वगैरह नहीं थे। लेकिन अगर एक दफ़ा लाइकन ग्रो कर लेता है तो वो सॉइल को भी मॉइस्चराइज कर देता है, उसको फर्टाइल कर देता है, तो अब वहाँ पर कल्टिवेशन हो सकती है, यानी इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो शुरू हो सकती है। लाइकन बहुत इंपॉर्टेंट बायो इंडिकेटर्स हैं। हमने ये चीज़ पढ़ा है कि लाइकेन एयर की क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए यूटिलाइज़ किए जाते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे लाइकेन को ग्रो करवाया जाता है इस मकसद के लिए, तो लाइकेन ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि लाइकेन ग्रीन कलर का होता है, और अगर वहाँ पे पोल्यूशन है तो ये आहिस्ता आहिस्ता येलो होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता येलो से ब्राउन और फिर बिल्कुल ब्लैक होके इसकी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ से हमें पता चल जाता है बायो इंडिकेटर के तौर पर। और बायो रेमिडिएशन ये कहते हैं डिग्रेशन और रिमूवल ऑफ एनवायरमेंटल प्लूटेंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के जब ब्रेक डाउन करते हैं और उसको सिंपल आयंस में कन्वर्ट करते हैं, तो यही इनकी जो डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी है, इस वजह से इनको नाम दिया जाता है कि ये बायो रेमिडिएंट्स हैं या बायो रेमिडिएशन कर रहे हैं। ठीक है जी। यहाँ से जो आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, गिव द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। ठीक है, गिव द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। तो आपको यहाँ पे दो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताई गई हैं, डिकम्पोजर्स एंड सिम्बियोट्स। तो आपने पहले डिकम्पोजर्स वाला रोल बताया है सारा, ठीक है, फिर सिम्बियोट्स के हवाले से यहाँ पे बताया, और फिर तीसरा आपको बताया गया है एज लाइकेन। सो 3 इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हैं, डिकम्पोजर, सिम्बियोट एंड लाइकेंस। तो आप कोई सी भी दो यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का होता है, तो आपने 2 पॉइंट जो है लिखने हैं। पहला सब पॉइंट आप ये बता देंगे कि इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ डिकम्पोजर और सिम्बियोट। फॉर एग्जांपल अगर ये आप कर रहे हैं तो फिर आप डिकम्पोजर की जो है सब हेडिंग देंगे और उसके बारे में लिखेंगे, फिर सिम्बियोट की सब हेडिंग देंगे उसके बारे में लिखेंगे। तो 4 to 5 लाइन्स में आपने इसको कंप्लीट करना है, यानी समराइज़ करके, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फंजाई की जो है पहले लैंड एडेप्टेशंस के हवाले से ज़िक्र किया, फिर उसके बाद हमने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस डिस्कस की, और एसोसिएटेड इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हमने किए, क्योंकि ये 2 टॉपिक हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। इन केस कि अगर आपको किसी भी बायोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक की समझ नहीं आती, तो आप कमेंट बॉक्स में किसी टॉपिक का नाम लिख सकते हैं जिस पर आपको वीडियो लेक्चर रिक्वायर्ड हो। सो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पर भी उस टॉपिक पर वीडियो लेक्चर बना के तो अपलोड कर दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाई के अंदर आसानी हो या वो अच्छा अटैम्प्ट कर सकें। टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।